हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, यह सीरीज़ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। और इस सीरीज़ का हमारा आज 13वां क्लास है। इसके पहले हमने 12 क्लास पढ़ चुके हैं और यह सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे CITS इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो हमारा उद्देश्य है आप लोगों को NSTI कॉलेज दिलवाना, आपका मनपसंद कॉलेज दिलवाना, जिससे आप लोग अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अपना CITS कोर्स कर सकें। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो इस हमारा क्वेश्चन है कि आकृति में दर्शाए गए फोर्जिंग उपकरण की पहचान करें। फोर्जिंग का कहने का अर्थ है कि जहाँ पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, धातुओं को गर्म करके उस पर जो ऑपरेशन किया जाता है वह फोर्जिंग ऑपरेशन कहलाता है। और फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा जो टूल्स यूज किए जाते हैं ये फोर्जिंग उपकरण कहते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है ये हमारा क्या है, फ्लैटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दे रहा है कि जो नर्लिंग समांतर स्पिंडल गति पर की जाती है, यानी जो नर्लिंग होती है, सबसे पहले हम लोग बता दें नर्लिंग जो होती है वह किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ मजबूत बनाने के लिए नर्लिंग की जाती है। जैसे आप लोग देखे ही होंगे माइक्रोमीटर जो होता है उस पर हमारा नर्लिंग किया गया होता है, जो उसका थिम्बल होता है, जिससे क्या होती है हमारी पकड़ मजबूत बनती है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे हमारा जो पंच होता है उस पर भी हमारी नर्लिंग की गई होती है। तो नर्लिंग हमारी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली नर्लिंग हमारी होती है स्ट्रेट नर्लिंग होती है। पहली नर्लिंग क्या होगी, स्ट्रेट नर्लिंग होगी। दूसरी हमारी नर्लिंग जो होगी स्क्वायर नर्लिंग होगी, या इसको हम लोग क्रॉस नर्लिंग भी बोलते हैं। तीसरी नर्लिंग हमारी डायमंड नर्लिंग होती है। चौथी हमारी कॉनकेव नर्लिंग होती है और पाँचवीं हमारी कॉन्वेक्स नर्लिंग होती है। इस प्रकार हमने नर्लिंग को भी जान लिया। और ये जो नर्लिंग होती है इसकी जो गति रखी जाती है, इसकी गति क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, यानी धीमी रखी जाती है। स्पिंडल की गति क्या रखी जाती है, धीमी रखी जाती है। और यह एक फार्मिंग ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है, एक फार्मिंग ऑपरेशन है। यह स्पिंडल की गति का जो होता है 1/3 मोटर की गति का स्पिंडल की गति कितना रखते हैं, 1/3 रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताएं जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन से संभवतः जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं हम पूरी तरह कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो कह रहा है कि स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई घट जाती है। यानी अगर हमारा कोई जॉब है तो इसके प्रचालन में अगर फोर्जिंग क्रिया जब कर रहे हैं तो इसकी जो क्या होगी, इसकी जो लंबाई कम हो जाएगी और हाइट बढ़ जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी और हाइट बढ़ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं अपसेटिंग। क्या बोलते हैं, अपसेटिंग बोलते हैं। इसको हम लोग अपसेटिंग बोलते हैं। इसके विपरीत हमारा आता है, इसके विपरीत आता है हमारा ड्राइंग आउट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो लंबाई बढ़ जाएगी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाएगा। यानी यही हमारा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी लंबाई बढ़ जाएगी और मोटाई घट जाएगी। इतना अंतर समझिए। अपसेटिंग में क्या हो रहा है कि लंबाई कम हो रही है, मोटाई बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है TIG वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारक करता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड धारक करने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉलिड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है। तो जो छिद्र को इंगित करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यच, यानी होल। यही छिद्र को क्या करेगा, इंगित करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक फिट होगा। तो धनात्मक अलाउंस की बात यहाँ पे कर रहा है। तो अलाउंस क्या होता है, दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जानबूझ के जो हम अंतर रखते हैं उसको हम अलाउंस बोलते हैं। और जो हमारा टॉलरेंस होता है
वह एक ही जाप में दिया जाता है। टॉलरेंस क्या होता है, अंतर समझिए टॉलरेंस में। टॉलरेंस जो हमारा होता है वह एक ही जाप में दिया जाएगा, उसके अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस बोलेंगे। लेकिन जो अलाउंस होता है वो दो पार्ट है, मान लीजिए एक हमारा होल है और एक हमारा शाफ्ट है। इनके बीच में हम जानबूझ के जो अंतर रखेंगे, इनके बीच में मिलने वाले पार्टों के बीच में, मेल और फीमेल मिलने वाले पार्टों के बीच में जानबूझ के जो अंतर रखेंगे वो हमारा अलाउंस कहलाएगा। और अलाउंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर हमारा अलाउंस पॉजिटिव होगा तो हमें क्लियरेंस फिट प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, अगर हमारा अलाउंस पॉजिटिव होगा तो हमें क्लियरेंस फिट प्राप्त होगी। क्लियरेंस फिट कहने का अर्थ है इसमें क्लियरेंस होगा, यानी होल की साइज़ बड़ी होगी और शाफ्ट की साइज़ छोटी होगी, तो इसमें क्या होगा, क्लियरेंस होगा, यानी इसमें हमारी रनिंग फिट आ जाती है। ठीक है। इसके विपरीत अगर हमारा अलाउंस अगर निगेटिव होगा तो हमें इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होगी। पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बीएसआई प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। तो टॉलरेंस के हमारे 16 ग्रेड होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 3 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, एक बीआईएस होती है, एक भारतीय इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसके अंतर्गत हमारा आता है जो हमारी टॉलरेंस होती है वो 18 ग्रेडों में पाई जाती है। कितने ग्रेडों में, भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस हमारी 18 ग्रेडों में पाई जाती है। यह जो होती है IT0, ध्यान दीजिए, IT0 से लेकर हमारी IT16 तक पाई जाती है। IT16 तक 18 ग्रेड। और इसके जो मौलिक विचलन होते हैं, हमारे मौलिक विचलन 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। ये हम BIS की बात कर रहे हैं, भारतीय वाले की बात कर रहे हैं। 18 और 25 होता है, तो टॉलरेंस 18 हो गया और मौलिक विचलन 25 हो गया। यहीं पे हमारा आता है ISO। क्या आता है, ISO। इसमें जो हमारा मौलिक विचलन 18 होते हैं और जो हमारे टॉलरेंस 18 होते हैं और मौलिक विचलन हमारे कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। इसमें 18-28 होता है। ठीक है। इसके विपरीत हम आते हैं जिसमें जो पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे है BSI वाला। जो BSI होता है इसमें हमारे मौलिक विचलन हमारे हो जाएंगे 21 हो जाएंगे और हमारा टॉलरेंस कितना होता है, 16 टॉलरेंस हो जाएंगे और मौलिक विचलन 21 हो जाएंगे। यह जो क्वेश्चन डाटा आप लोगों को दे रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा गया डाटा है। BIS में हमारे जो टॉलरेंस 18 होती है और मौलिक विचलन कितना होता है, फंडामेंटल डेविएशन जिसको बोलते हैं, वो हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जो हमारा टॉलरेंस IT0 से लेकर IT16 तक होता है। फिर यहाँ पे हमारा ISO में 18-28 होगा और BSI में 16 और 21 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह जो दिखाया गया गेज आप लोगों को है, यह हमारा कौन सा गेज है, स्नैप गेज है, एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसमें जो पिन लगी है इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और विभिन्न डाया को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारा रिंग गेज जो होता है, रिंग यानी हम कोई शाफ्ट होता है उसका डाया चेक करने के लिए रिंग गेज का उपयोग करेंगे। प्लग गेज क्या, किसी आंतरिक डाया को चेक करने के लिए प्लग गेज का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बियरिंग है। तो बियरिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमारी जो बाल बियरिंग होती है ये हमारी घर्षण रोधी बियरिंग होती है, क्योंकि जो इसमें जो बाल लगे होते हैं छोटे छोटे, इसमें क्या पॉइंट कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट के कारण इसमें जो घर्षण कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है। तो कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है, इसमें कहने का अर्थ है कि जो कन्वेयर यानी बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, पैलेट कन्वेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी कन्वेयर का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया क्वेश्चन है कि सामान्यतः उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। तो सामान्यतः खुरदरापन यानी रफनेस वैल्यू जो होती है, रफनेस का अर्थ होता है कोई हमारा जाब होता है उस पर हम लोग रफनेस यानी जो संक्रियाएं करते हैं टूल के द्वारा जो निशान आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई हमारा अगर जाब है उस पर हम कोई संक्रियाएं कर रहे हैं
उसमें जो निशान आ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। और वेवनेस होता है जो हमारा रफनेस की अपेक्षा अधिक लंबाई में जो निशान आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवनेस बोलेंगे। उसके बाद हमारा फ्लाज आता है। कहीं कहीं पर आप लोगों को हमारी सतह पे क्या दिखेगा, कुछ सतह पर अनियमित आकार की आकृति दिखाई देगी, इसको हम लोग फ्लाज बोलते हैं। और हिल्स और वैली भी होता है, जहाँ हमारा ऊंची वाली सतह होती है उसको हिल्स बोलते हैं, जो नीची सतह होती है उसको वैली बोलते हैं। तो रफनेस को यानी खुरदरेपन को दिखाने के लिए एक चार्ट होता है जो हमारा N1 से लेकर N12 तक होता है। तो हमारा N12 तक जो होता है तो उसमें N1 से लेकर N12 के बीच में जो हमारा सामान्यतः 10 वाला होता है, ठीक है, कौन सा, N10 वाला जो होता है, ठीक है, N10 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। यानी समानता उद्देश्य के लिए खुरदरापन का मान क्या होगा, N10 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे चैनल पर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को हम समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अनियमितता है। सतह अनियमितता की बात कर रहा है तो रफनेस और वेवनेस दोनों होती है हमारी। अभी आप लोगों को हम बताएं रफनेस और वेवनेस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है। तो प्रेस कार्य में जो हमारा कार्यखंड होता है वह डाई पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, डाई पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लीयरेंस पर दिया जाता है। क्लीयरेंस किस पे दिया जाता है, तो डाई पंच द्वारा किसी शीट में से काटा गया टुकड़ा क्या कहलाता है, ब्लैंकिंग कहलाता है। डाई पंच द्वारा किसी शीट में से काटा गया टुकड़ा ब्लैंकिंग कहलाता है। और इस पर हम लोग पंच पर क्लीयरेंस देते हैं। किस पे देते हैं, पंच पे क्लीयरेंस देते हैं। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए रिविट जोड़ को पहचानें। जो ये हमारा रिविट जोड़ है, एक चादरों को दूसरे चादरों पर आप लोग देख रहे होंगे चढ़ाया गया है। एक चादर हमारी है, उसके ऊपर दूसरी चादर को क्या किया गया है, चढ़ाया गया है। और उसके बाद हम लोग रिविट के सिंगल रिविट के द्वारा जोड़ दिए हैं इसको, यानी ये सिंगल एकल रिविट लैब जोड़ है। ये क्या है, एकल रिविट लैब जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रिविटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिविट के व्यास का क्या होती है, 2 गुना 2D। ये बताए थे आप लोगों को हम कि रिविट के बीच की न्यूनतम दूरी रिविट के व्यास का 2 गुना होती है। सॉरी दोस्तों, जो ये रिविट की जो डाया होता है, जो किनारों के बीच की दूरी होती है वह 2D होती है। यह रिविट के बीच की न्यूनतम दूरी जो हमारी होती है 3 गुना होती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जो रिविट के केंद्र से किनारों के बीच की दूरी वह हमारी 2D होती है और 2 रिविटों के बीच की दूरी वो हमारी 3D होती है, 3 गुना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। शक्ति संचरण की बात कर रहा है यहाँ पे। शक्ति संचरण के लिए हम लोग गियर का भी यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग गियर के साथ साथ क्लच का भी उपयोग करते हैं और कपलिंग का भी उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लैपिंग में प्रयुक्त होता है। लैपिंग में हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, हीरा भी यूज करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा है कि यह कौन सी मशीन है, तो आप लोगों को बता दें हमारी कौन सी मशीन है, ब्रोचिंग मशीन है, ठीक है। कौन सी मशीन है, ब्रोचिंग मशीन। इस प्रकार हमने CITS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चन का, और टारगेट के साथ साथ हम लोग 500 क्वेश्चन से आप लोगों को 5000 क्वेश्चन तैयार करवाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को CITS एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके। इस प्रकार अपने क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।